स्टार्ट नहीं हुआ उधर। बीए जीतते अभी का करो मन करो का मैं काम काय बोला आपने दिखावे के तो बीए मारे थे का कर लो तो बी दिखा के नहीं देख के कर लेता मैं सो रही जूम होवे और बड़ा देता हूँ जूम होवे अगर उनका झुका रहने में कुछ बनी स्किन करवान तो जब एक बात है मंगे स्किन चेंज होगी मुझे तो ना क्या करना गरम गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। चलो बेटा, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल के बारे में। बायोमोलिक्यूल तो पढ़ा दिया था ना मैंने, ये तो काफी हो चुका था पूरा कंप्लीट। तो इसमें कहाँ तक पढ़ा था हमने? जेललाल मेथड पढ़ाना है ना। अब देखिए, ये सामरिया बेटा, ये बंद करो, आपने वीडियो ऑन कर रखी है। सामरिया बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई क्लास। वो क्या था कि ऑनलाइन मुझे ऑफलाइन में खत्म करना था आज, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं जेलडाल मेथड के बारे में। क्या होता है जेलडाल विधि? जेलडाल विधि के द्वारा हम नाइट्रोजन का प्रतिशत फाइंड आउट करते हैं। क्या निकालते हैं इससे? नाइट्रोजन का प्रतिशत। बिल्कुल हो गया खत्म। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन का प्रतिशत निकाला जाता है जेलडाल विधि द्वारा। अब जेलडाल मेथड में होता क्या है, यहां पर हमारे पास में ये एक जेलडाल फ्लास्क होता है।
और जो ये जेलडाल फ्लास्क है, इस जेलडाल फ्लास्क में यहां पर उस कार्बनिक यौगिक को लिया जाता है जिसका एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अब यहां पर इस तरह की हमारे पास में एक यहां पर ये हमारे पास में एक पिपेट होती है और इस पिपेट में यहां पर कुछ सॉल्यूशन को रखा जाता है। इस जेलडाल फ्लास्क में एक और नलिका को डाला जाता है और इस नलिका द्वारा यहां पर इस तरह से कांच की ट्यूब होती है ये, और इस ट्यूब में यहां पर एक और सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर ये जो ट्यूब है ये डूबी हुई होती है। यहां पर ज्ञात H2SO4 लिया जाता है, ठीक है ना। ज्ञात H2SO4 लेते हैं यहां पर। बिल्कुल आज डाल दूंगा बेटा मैं। तो यहां पर ज्ञात H2SO4 को लिया जाता है। अब क्या करते हैं यहां पर, एक्सपेरिमेंट किस तरह से होता है, अब इसको जरा समझना। यहां पर इस तरह से स्टैंड लगा दिया हमने और नीचे यहां पर बर्नर को लगाया जाता है और इसको हम हीट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यहां पर कार्बनिक यौगिक होगा और कार्बनिक यौगिक में पहले जब कार्बनिक यौगिक लिया तब इसमें सांद्र H2SO4 को डाला जाता है। तो किसको ऐड करते हैं बेटा, सांद्र H2SO4 को। कार्बनिक यौगिक में सांद्र H2SO4 को डाला जाता है और सांद्र H2SO4 जब इसमें डालते हैं हम कार्बनिक यौगिक में तो यहां पर यह कार्बनिक यौगिक के साथ में क्रिया करता है। सांद्र H2SO4 में कैटलिस्ट के रूप में कैल्शियम सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो जैसे ही इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पर यहां से अब इसमें ऊपर की तरफ से क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH को ऐड करते हैं। अब पूरा गौर से सुनना क्या होता है इसमें। सबसे पहले तो इसमें क्या किया जाता है, कार्बनिक यौगिक लेते हैं, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 और CuSO4 को मिला देते हैं। मिलाने के बाद में यहां पर जो NaOH लिया गया है इस NaOH को अब यहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड किया जाता है। जब इसमें इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर यहां पर ये NaOH इसमें ऐड होता है तो अमोनिया गैस यहां पर बनती है। तो यहां पर 3 केस हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो कार्बनिक यौगिक था उस कार्बनिक यौगिक में किसको मिलाया, H2SO4 को। तो यहां पर H2SO4 को जैसे ही कार्बनिक यौगिक में मिलाते हैं तो अमोनियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पहले तो ये हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4 कार्बोनिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके ये बना लिया। दूसरे केस में क्या होता है, अब जो हमने यहां पर अमोनियम सल्फेट लिया है ये अमोनियम सल्फेट NaOH के साथ में क्रिया करके, NaOH भी ऐड किया ना अब हमने, तो यहां पर NaOH के साथ में ऐड करके जब हम यहां पर अमोनियम सल्फेट का यहां पर इसके साथ में ऐड करते हैं तो ऐड करने के पश्चात यहां पर क्या बनता है, अमोनिया गैस बन जाती है। क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया गैस यहां से निकलती है और इस ट्यूब द्वारा, अमोनिया गैस इस ट्यूब द्वारा यहां पर ज्ञात H2SO4 का जो सॉल्यूशन होता है इसमें आकर अमोनिया मिल जाती है। तो तीसरा केस क्या होता है, अमोनिया H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेगी और वापस NH4 का होल ट्वाइस SO4 का निर्माण हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसे ही इसका निर्माण होता है, NH4 का होल्ड वाइज SO4 का निर्माण होगा। जैसे ही इसका निर्माण होता है, तो निर्माण होने के पश्चात जैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, तो फॉर्मेशन होने के बाद यहां पर क्या होता है, यहां पर इसका फॉर्मेशन होने के बाद में यहां पर ज्ञात सॉल्यूशन के साथ में इसको ऐड किया जाता है। अब जो ज्ञात सॉल्यूशन है, इसमें जो H2SO4 जो हमारे पास में स्टैंडर्ड है, उसमें हम इसको ऐड करेंगे, उसमें हम इसको ऐड करते हैं अमोनिया को, तो ये बन जाता है हमारे पास में अमोनियम सल्फेट। ज्ञात H2SO4 को काफी ज्यादा मात्रा में यदि लिया गया है, तो वहां पर ज्ञात H2SO4 में से अमोनिया जो रिएक्ट करेगी, इसके अलावा कुछ बचा हुआ H2SO4 रहेगा। तो बचा हुआ H2SO4 जो होता है, अब उसको न्यूट्रल करना जरूरी है। तो बचा हुआ H2SO4 NaOH के साथ में बचा हुआ H2SO4, यदि हमने ज्ञात H2SO4 को ज्यादा मात्रा में लिया है, तो बचा हुआ H2SO4 NaOH के साथ में क्रिया करता है और NaOH के साथ में क्रिया करके Na2SO4 बना लेता है। CuSO4 क्या काम करता है? CuSO4 काम करता है उत्प्रेरक की तरह, केवल उत्प्रेरक की तरह काम करेगा ये, समझ गए ना? तो यहां पर इसके साथ में रिएक्शन होगी और Na2SO4 का निर्माण हो जाता है। NO2SO4 का निर्माण हो जाता है। इस तरह से यहां पर Na2SO4 का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को बेटा? तो ये हमारे पास में पूरी रिएक्शन इस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो जो लास्ट में बचा हुआ H2SO4 है, वो NaOH के साथ में क्रिया करता है और NaOH के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है? Na2SO4 का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से यहां पर ये पूरा जेल-डाल मेथड कंप्लीट होता है। अब यहां पर जो हमारे पास में ये विधि है, ये इस प्रकार से संपन्न होती है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसमें कार्बनिक यौगिक में कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया जाता है और उसमें CuSO4 उत्प्रेरक की तरह काम करता है, उसको ऐड कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के पश्चात अब जब यहां पर कार्बनिक यौगिक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने पर अमोनिया गैस बन जाती है। क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया का निर्माण यहां पर होगा और जैसे ही यहां पर अमोनिया का निर्माण होता है, ये अमोनिया किससे होगी? NaOH ने भी वर्क किया, NaOH ने काम किया, अमोनिया गैस बन गई। अमोनिया गैस इस ट्यूब के माध्यम से एक ज्ञात H2SO4 सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कर लेती है। इसके साथ अभिक्रिया करने के पश्चात यहां पर अमोनिया गैस रिलीज होती है और जो बचा हुआ H2SO4 सॉल्यूशन में है, वो बचा हुआ H2SO4 जो सॉल्यूशन के अंदर लिया गया है, वो यहां पर Na2SO4 का निर्माण कर लेता है। समझ गए? इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब आगे देखो बेटा, यहां पर फिर आगे क्या होता है? इसके बनने के पश्चात अब यहां पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप मॉड्यूल में देखें, पेज नंबर 184 पर क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो आप। जो मैंने अभी समझाया है क्या उस तरह से दिया हुआ है क्या? पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ लो एक दो बार। जल्दी से मुझे बताओ, अगर पढ़ लिया है आपने क्वेश्चन को तो लिख देना, इसमें पूरा अच्छे से पढ़ना है प्रश्न को। पेज नंबर 188 पर, सॉरी पेज नंबर 188 पर देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है पेज नंबर 189 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
प्रश्न पढ़ लिया सबने? ओके, अब आपने अगर प्रश्न पढ़ लिया है प्रश्न पढ़ लिया ना बेटा सबने? ओके, अब देखो, जो हमने यहां पर ये प्रश्न देखा है, ये आपको समझ में आया कि इसमें जो मैंने अभी प्रैक्टिकल बताया था वैसे वैसे हो रहा है ना? जैसा अभी हमने प्रैक्टिकल किया वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी मैंने प्रैक्टिकल किया था, तो यहां पर देखो प्रैक्टिकल में क्या बताया था मैंने। यहां पर NaOH के साथ में इसने रिएक्शन की थी और Na2SO4 बना था। इसमें क्या हो रहा है यार, ये जो भी लिखा हुआ है ये गायब हो रहा है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है। तो इस तरह से यहां पर हमारे पास में ये उत्प्रेरक के साथ में रिएक्शन हुई, H2SO4 ने ज्ञात NaOH के साथ में अभिक्रिया की, तो उससे Na2SO4 बनेगा। ठीक है बेटा? अब यहां पर मैं आपको ये प्रश्न कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल आसान तरीके से, कैसा भी प्रश्न आ जाए मैं आपको जुगाड़ मेथड बता रहा हूं इसको सोल्व करने का। अब इसका जुगाड़ मेथड क्या होगा इसको सोल्व करने का, ये हम यहां पर देखेंगे। देखो गौर से समझना, कैसे यहां पर इसको देखना होगा ये हम यहां पर समझेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि यहां पर जब हम क्वेश्चन नंबर 6 को या किसी भी जेलडाल वाले प्रश्न को सोल्व कर रहे हो, तो आपको पहले इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहां पर अमोनिया होगा, यहां H2SO4 होगा और यहां पर NaOH होता है। ठीक है? अमोनिया के लिए 2 लाइन, H2SO4 के लिए 2 लाइन यूज में ली जाती है, और अमोनिया और NaOH जो होता है यहां पर इस तरह से लिखते हैं इसको। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, प्रश्न जैसे पढ़ रहे हैं हमने प्रश्न को पढ़ा, तो यहां पर H2SO4 दिया गया है। कौन सा है ये? ज्ञात H2SO4। इसकी नॉर्मेलिटी मोलरिटी पता है हमें, दिया जाएगा प्रश्न में। और दूसरा NaOH जो दिया गया है ये भी ज्ञात NaOH है। तो 1 मिनट बेटा रुको आप, मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, जो लिख रहे हैं ना अपन ये गायब हो रहा है स्लाइड से। तो यहां पर जो मैं लिख रहा हूं इसको नोट कर लेना, ये बार बार लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल मिट जा रहा है यहां से। ये तो उत्प्रेरक की तरह काम करता है, मैंने 2-3 बार लिख दिया यहां पर, लेकिन ये हट जाता है अपने आप, है ना? नोट कर रहे हो ना आप ये सब? ओके, तो यहां पर NaOH के साथ में ये रिएक्शन करेगा और Na2SO4 बना लेता है। यही प्रॉब्लम होती है लिखकर पढ़ाने में, लिखकर पढ़ाने में यही प्रॉब्लम होती है, ये दिक्कत आती है ना? इस वजह से मैं स्लाइड को प्रिपेयर करता था, वरना क्या उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। तो वो याद रखना वो चीज, या तो फोटो ले लेना उसका, देखो फिर वापस गायब हो गया वो, लिखते ही वहां से हट रहा है वो बार बार। ठीक है ना? तो वो उसको आप नोट कर लेना क्या लिखा था मैंने। तो ये जो NaOH बाद में ऐड किया था हमने, बाद में NaOH ऐड किया था, वो ज्ञात था ना। तो अब यहां पर क्या होता है, पीपीटी से समझ में नहीं आएगा ये वाला टॉपिक, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट है ना बेटा, कैलकुलेशन वाला पीपीटी से समझ में नहीं आता, है ना? तो वो छोटी सी चीज है, उसी में प्रॉब्लम हो रही है, केवल उसको आप नोट कर ले, है ना? वहां पर कुछ शायद मुझे लगा कि कुछ बटन प्रेस हो गया है वहां पे, इस वजह से वहां दिक्कत आ रही है, बाकी और कहीं दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझिए इसको। अब देखो यहां पर ज्ञात H2SO4 है और ज्ञात NaOH है। तो यहां पर क्या होता है, ये दोनों में से यदि H2SO4 दिया गया है तो 2 लाइन खींचनी है आपको। 2 लाइन का मतलब है यहां पर लिया जाएगा 2M1V1 अगर मोलरता दी गई है, और M2V2 मोलरता दी गई है, तो मोलरता जो होगी
उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहां पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उससे ही हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। 1/4 1.4 अपॉन W इंटू डिफरेंस, 1.4 अपॉन W इंटू डिफरेंस। इस तरह से हम किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। नाइट्रोजन के परसेंटेज को फाइंड आउट करने का एक ये तरीका होता है। इस तरह से नाइट्रोजन के परसेंटेज को फाइंड आउट किया जाता है। समझ गए? तो यहां पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहां पर जो फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा है, अब इससे हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहां पर W क्या है? W यहां पर कार्बनिक यौगिक का भार है जो प्रश्न में दिया जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं हम। क्या क्या दिया हुआ है उसमें देखो कि यहां पर H2SO4 कितना है, 100। तो यहां पर देखो अगर मोलरता दी गई है, अब दोनों में डिफरेंस समझना बेटा। यदि मोलरता दी गई है तो वहां पर M1 V1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यदि नॉर्मलता दी गई है तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वहां पर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? N1 V1 माइनस N2 V2, इस प्रकार से डिफरेंस निकाल लेंगे। अभी यहां पर क्या दिया गया है? नॉर्मलता दी गई है ना बेटा। तो यहां पर डिफरेंस निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे देखो, 100 इंटू N/10, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, माइनस 30 इंटू N/10। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 10N माइनस 3N, कितना हो जाएगा 7N। तो डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया हमारे पास में 7N। कितना डिफरेंस आया? 7N का डिफरेंस आया। अब नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालने का तरीका क्या था? 1.4 अपॉन W। W कितना दिया हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार 0.35 इंटू 7। इसको सोल्व करोगे जब आप, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर? देखो आप सोल्व करके 28% आ जाएगा। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 28%। सोल्व करो ना बेटा। आ गया समझ में? अरे बिल्कुल आसान है ना। तो उस वाले मेथड से नहीं करके जो मैंने बताया जुगाड़, इससे करना है। अब इसी प्रकार से यहां पर यदि NaOH दिया जाए तो हमें माइनस करना है। अब मान लीजिए प्रश्न में NaOH दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर क्या करें? यदि NaOH नहीं दिया गया है तो फिर वहां पर जीरो हो जाएगा, उदासीन लिखा हुआ होगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो अब आप प्रश्न संख्या 4 सोल्व करें, मॉड्यूल का प्रश्न संख्या 4। मॉड्यूल का प्रश्न संख्या 4 सोल्व करना है। कर लिया सोल्व सबने? जो मैंने मेथड बताया उसी से। देखो वहां पर क्या नहीं दिया हुआ है? अरे क्या नहीं दिया हुआ है वहां पर? NaOH नहीं है ना। NaOH नहीं है तो पहले लाइन खींच लो, और यहां पर इसके लिए अमोनिया, ये हो गया हमारे पास में H2SO4, यहां पर होगा NaOH। अगर यहां पर हम बात करें NaOH के लिए, तो NaOH तो जीरो है। H2SO4 कितना है? 30 इंटू 0.25, तो 30 इंटू 1/4 है। तो अब डिफरेंस कितना आ गया? इतना ही आएगा, माइनस जीरो करोगे तो डिफरेंस यही है। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल रहे हैं। 1.4 अपॉन W कितना है बेटा? 0.75 इंटू 30 इंटू 1/4। आ गया आंसर?
बिल्कुल एमएल में ही लेना है वॉल्यूम। तुमने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या? इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो जो तरीका मैंने बताया इससे। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं मैं, देखो 3 लाइन खींच लो पहले। ये H2SO4 की लाइन है, ये NaOH की लाइन है, ये अमोनिया की लाइन है। अब पहले ये देखो नॉर्मलिटी दिया हुआ है या मोलरिटी? अरे 2 से मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, जब मोलरता दे तब 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर नॉर्मलता देगा तो फिर वहां पर 2 से गुणा नहीं करना है, N1V1 माइनस N2V2 ही करना है। यहां कितना दिया हुआ है? 50 इंटू 1/10, 50 इंटू 1/10 हो गया। H2SO4 कितना दिया हुआ है? H2SO4 कितना दिया हुआ है? H2SO4 तो दिया हुआ है 30 इंटू 1/2, और NaOH कितना दिया हुआ है? 50 इंटू 1/10, 15, 5, 15 माइनस 5 कितना हो गया? 10। फॉर्मूला क्या है? 1.4 अपॉन W कितना दिया हुआ है? 0.25 इंटू 10। आंसर आ गया बेटा नाइट्रोजन का प्रतिशत 1.4 अपॉन 1/4 इंटू 10। मल्टीप्लाई कर दो आप इसको इससे, आंसर कितना आ जाएगा? 56%। अरे बिल्कुल 2 मिनट में आंसर आ रहा है। अब इतना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे सोल्व होगा। इजी ट्रिक है ना बिल्कुल। अब इतनी कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, आर्ट्स के स्टूडेंट थोड़ी हो आप, कैलकुलेशन में ही दिक्कत आ रही है तो। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी प्रकार से यहां पर दूसरा प्रश्न सोल्व करो, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं? ये 3 लाइन खींच दी हमने, यहां पर अमोनिया, यहां H2SO4, यहां पर NaOH। NaOH दिया हुआ है क्या? देखो जरा, NaOH दिया हुआ है क्या बेटा? नहीं दिया हुआ है तो 0 हो गया। H2SO4 दिया हुआ है क्या? मोलरता दी हुई है या नॉर्मलता? मोलरता दी हुई है या नॉर्मलता? मोलरता दी हुई है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 इंटू मोलरता कितनी है? 1 इंटू 10, 20 हो गया। 20 माइनस 0, 20 हो गया बेटा। फॉर्मूला क्या है? 1.4 डिवाइड बाई W कितना दिया हुआ है? देखो जरा, W दिया हुआ है 0.5 इंटू 20। यहां पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1.4 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 20 सोल्व कर लो इसको, कितना आंसर आ जाएगा? अरे आंसर आ गया भाई, बिल्कुल आसान तरीके बता रहा हूं यार, फिर भी अब इसमें क्या टफ है? बिल्कुल आसान है ना। तो यहाँ एक ये पॉइंट से पॉइंट यहां पर कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास में, बराबर थे ना दोनों, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 4 14 56 हो गया, आंसर आ गया। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीका बताया, इससे आप आसानी से कर लेना, बहुत इजी है बेटा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए ना आपको। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है हमारे पास में ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड के आधार पर भी नाइट्रोजन का प्रतिशत निकाला जाता है। क्या करते हैं? इससे भी नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालते हैं। अब ड्यूमास मेथड में क्या करें? यहां पे भी मैं जुगाड़ बता रहा हूं, देखो इसमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। क्या होती है इसमें? स्टैंडर्ड वैल्यू। एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि ड्यूमास विधि में क्या होता है। ड्यूमास विधि में क्या होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है,
इस कार्बनिक यौगिक को CO की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब इस कार्बनिक यौगिक को CO की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो CO2, H2O और N2 गैस का निर्माण होता है। निकालना हमें क्या है, पहले तो अमोनिया बन रहा था, अमोनिया को हमने कन्वर्ट करके जेल-डाल मेथड में अप्लाई कर दिया। अब यदि किसी कार्बनिक यौगिक को N2 गैस के साथ में यदि हमने गर्म किया है, N2 के साथ, तो N2 गैस बनी ना। अरे N2 गैस बनी कि नहीं? बिल्कुल, N2 गैस का निर्माण यहां पर हुआ। अब गैस हुआ है तो प्रेशर और टेम्परेचर और ये लगाना पड़ेगा, मेयर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, PV बराबर nRT, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, क्योंकि गैस की बात कर रहे हैं। तो गैस का एस्टिमेशन इस तरह से ये ड्यूमास ने बताया था। अब यहां पर हम किस प्रकार से, यहां पर कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी लिए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है। जैसे यहां पर हमारे पास में ये है एक बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया हमने, और इसमें हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन के इस वाले पार्ट पर लिया हमने प्रेशर, यहां वॉल्यूम, यहां मास और यहां टेम्परेचर। यहां दाब लिया, यहां वॉल्यूम लिया, आयतन लिया, यहां भार लिया और यहां पर टेम्परेचर लिया। ये जो लाइन है ये मानक रेखा होती है। मानक रेखा का मतलब, अगर प्रेशर की बात करें, मानक दाब की अगर बात करें, तो मानक दाब जो यहां पर लिया जाता है वो लिया जाता है 760 mmHg। अगर यहां पर ताप की बात करें, मानक ताप, तो वो लिया जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन। अगर यहां पर बात की जाए वॉल्यूम के बारे में, तो मानक आयतन यहां पर लिया जाता है 22,400 ml। कितना लिया जाता है? 22,400 ml यूज में लिया जाता है। मानक आयतन इतना यूज में लिया जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि किस तरह से यहां पर मानक रेखा को यूज में लिया जाए, किस तरह से यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो बेटा, यहां पर इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसको अगर हम यहां पर चेक करें तो किस प्रकार से इसको चेक किया जाएगा, गौर से समझना। यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर जो दाब दिया गया है, इस दाब के साथ साथ यहां पर एक्वस टेंशन भी दिया जाए, लिखा हुआ है ना उसमें एक्वस टेंशन। अब प्रश्न अभी मैं बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। तो अब यहां पर अगर एक्वस टेंशन दिया जाता है तो फिर इस दाब में से उसको माइनस कर दिया जाता है। अभी मैं बताऊंगा आगे करना क्या है। तो यहां पर देखो, पहले तो जो मैं बता रहा हूं उसको समझना है। चौकोर डब्बा बनाना है, प्रेशर, वॉल्यूम, मास और टेम्परेचर लिख देना है। नाइट्रोजन N2 का मास कितना होता है? 28 ग्राम होता है। अरे स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर माने तो उसका जो अणुभार होगा उसके बराबर ही उसका भार हो जाता है। यह मानक रेखा है। तो आपको करना क्या है, देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकालने का। किसकी प्रतिशतता निकाल रहे हैं? नाइट्रोजन की प्रतिशतता। तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकालने का फॉर्मूला जो होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, अब इसको गौर से समझना है आपको। यहां पर होता है दाब डिवाइड बाई स्टैंडर्ड मानक रेखा, मानक दाब डिवाइड बाई मानक रेखा या मानक ताप या मानक दाब। तो जो भी इस रेखा के नीचे आ रहा है, तो ये तो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर वाले को पहले ऊपर लिखा, डिवाइड बाई रेखा आ रही ना, तो यहां पर किससे डिवाइड करेंगे? मानक दाब कितना था? 760 इनटू, फिर कौन आया आगे बढ़े तो वॉल्यूम, तो आयतन डिवाइड बाई मानक आयतन कितना है? 22,400 इनटू, फिर आगे देखो, फिर ऊपर वाला क्या है हमारे पास में? ऊपर वाला क्या है? ये वाला कंडीशन, ये हमारे पास में होता है स्टैंडर्ड। तो इसके बाद में यहां पर ऊपर आता है 28/m
इनटू फिर ऊपर की तरफ यहां पर क्या आएगा, तापमान। कौन सा, स्टैंडर्ड वाला, क्योंकि ऊपर चली गई रेखा, रेखा ऊपर चली गई तो ऊपर वाली रेखा के मानक वाले रखेंगे, मानक डिवाइड बाई है 273 डिवाइड बाई टेम्परेचर इनटू 100। ये हमारे पास में नाइट्रोजन के प्रतिशतता निकलेगी। इस तरह से नाइट्रोजन की प्रतिशतता को कैलकुलेट किया जाएगा। अब नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकालने का तरीका समझ में आ गया कैसे करना है। इसकी प्रतिशतता निकालने का तरीका हमें समझ में आ गया कि किस तरह से इसकी प्रतिशतता निकाली जाती है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन की प्रतिशतता यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। अब गौर से समझना, यहां पर देखो, यहां पर अगर प्रश्न सोल्व करें हम तो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है हमें। मॉड्यूल में देखो पेज नंबर 188 पर क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से देखो इसको। अब तो देखो बेटा कैसे सोल्व करना है। यहां पर आपको क्या करना है, नाइट्रोजन की प्रतिशतता के लिए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। प्रेशर दिया हुआ है क्या, दाब नहीं दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है 31 डिवाइड बाई 42,400। जो नहीं दिया हुआ है उसको हटा दो। भार दिया हुआ है क्या, कितना है 0.25। तापमान दिया हुआ है क्या, नहीं, इनटू 100 कर देंगे, आंसर आ गया हमारे पास। अरे समझ गए ना बेटा। अगर यहां पर एक्वस टेंशन दिया जाए तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी पर बेस्ड है। क्या हो गया मोहम्मद जैद, ये वाला तापमान तो नहीं दिया हुआ है ना, तो स्टैंडर्ड का लेकर क्या करेगा, अरे तो एनटी भी दे रखा है तो तापमान दिया हुआ है क्या, ये वाला गधा है क्या, बिल्कुल। इतना आसान चीज बता रहा हूं बेटा, उसमें भी उलझ रहा है। मैं बोल रहा हूं कि तापमान दिया हुआ है क्या, कुछ स्टैंडर्ड तो याद ही है हमें। तापमान कुछ नहीं दिया हुआ ना, एनटीपी एसटीपी की कंडीशन ही तो पढ़ रहे हैं हम। एसटीपी का तापमान तो ये रहा, इससे क्या मतलब है हमें, प्रेशर ये रहा, दाब ये आयतन ये रहा, तो जो चीज नहीं दी हुई है उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना बेटा। अब देखो, अब मॉड्यूल 6 की बात करते हैं। मॉड्यूल 6 समझ में आ गया ना बेटा। अब इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है, हेलोजन का परीक्षण। हेलोजन का परीक्षण करने का तरीका क्या होगा, परसेंटेज ऑफ हेलोजन, इसको निकालने का तरीका क्या होगा, एक्स यानी हेलोजन का परमाणु भार बटा AgX का भार, अणुभार, इंटू M/W इंटू 100।
ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना हेलोजन के परीक्षण के लिए। पेज नंबर 9 पर ये दिया गया है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 190 पर, क्वेश्चन नंबर 9 इसी पर आधारित है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर का परीक्षण, सल्फर का प्रतिशत। किसका प्रतिशत निकालना है? सल्फर का प्रतिशत। सल्फर का प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होगा बेटा? अब देखो, सल्फर का परीक्षण के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 32/233 इंटू m/w इंटू 100। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो जाएगा पेज नंबर 190 पर। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट होगा हमारे पास में फास्फोरस का प्रतिशत। अब फास्फोरस का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 62/222 m/W इंटू 100। स्मॉल m क्या है? ये क्या है यहां पर? Mg2P2O7 का भार। W क्या है? कार्बनिक यौगिक का भार। W क्या है? कार्बनिक यौगिक का भार। M क्या है? BaO4 का भार। ये दिया जाएगा आपको प्रश्न में। समझ में आ गया बेटा? अरे क्लियर है ना सबको ये? हाँ यार, तबीयत खराब हो रही है मेरी, बोलने में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। अब देखो बेटा, अब इसमें आप मॉड्यूल में पेज नंबर 188 पर क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना है। देख बेटा, जेद देखना क्या बता रहा हूं मैं। जेद क्लास में है ना, या भाग गया क्लास से? जैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है तो आपकी हालत खराब होने लगती है। बिल्कुल आसान चीजें हैं यार, बिल्कुल मैंने तो जुगाड़ बता दिया। वरना एनसीईआरटी में देखोगे 11th में एक पेज पर किया हुआ एक प्रश्न। अब देखो कैसे करना है। देखिए, यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है नाइट्रोजन का प्रतिशत किससे निकालना है? ब्यूमास विधि द्वारा। क्योंकि यहां पर देखो कैसे निकालेंगे। पहले चौकोर डब्बा बना ले, प्रेशर, वॉल्यूम, स्टैंडर्ड, मास, टेम्परेचर। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा गया है, कैसे निकालोगे? प्रेशर डिवाइड बाई, प्रेशर कितना दिया हुआ है देखो जरा, प्रेशर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? प्रेशर कितना दिया हुआ है? 758। एक्वस टेंशन भी दिया हुआ है। अरे एक्वस टेंशन भी दिया हुआ है ना। तो एक्वस टेंशन कितना दिया हुआ है? तो यहां पर क्या कर देंगे हम? 758 -14 डिवाइड बाई 760। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 31.1 डिवाइड बाई 22,400 इंटू मास कितना है? 28, ऊपर वाली लाइन वाले लिखेंगे ना स्टैंडर्ड, डिवाइड बाई मास कितना है? कितना मास दिया हुआ है? 0.2033 इंटू, फिर आगे क्या दिया हुआ है? तापमान कितना दिया हुआ है बेटा? तापमान कितना है? कितना तापमान है? 14 डिग्री। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 287, तो नीचे आएगा। तो स्टैंडर्ड कितना होता है? 273।
डिवाइड बाई 287 इंटू 100। अब सब कुछ दिया हुआ है तो सब लिखना पड़ेगा, इसको सोल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अरे समझ गए? बोलो बेटा, क्लियर हो गया सबको? ये इस आधार पर हम यहाँ पर ड्यूमास मेथड कर लेंगे और बाकी प्रश्न को इस तरह से सोल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। तो यहां पर दैनिक जीवन में रसायन में सारी चीजें याद रखने वाली है, सब याद रखना है बेटा उसमें, है ना? याद करना पड़ेगा। गोली दवाओं के नाम है, गोली दवाओं के नाम याद करने पड़ेंगे, बायो वाला पार्ट है। अभी से डॉक्टर बन जाओगे आप उसको पढ़ के। अब देखिए, तो यहां पर अब मैं स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा वेट करिए आप, मैं नई स्लाइड ऐड करूंगा अब, है ना? क्या आपको स्लाइड नजर आ रही है जो मैंने अभी ऐड की है? नजर आ रही ना बेटा? तो इसमें लिखना कुछ नहीं है, केवल ये स्लाइड जो मैं बता रहा हूं इसको पढ़ना है बस आपको, है ना? तो इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? देखो, पहले तो देखो औषधि क्या होती है, ड्रग्स क्या होती है। कम आणविक द्रव्यमान के रसायन जो अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग रोगों के निदान में किया जाता है। कीमोथेरेपी में, कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी में जब भी हम दवा लेते हैं तो उसको ही कीमोथेरेपी बोला जाता है। रासायनिक, यहां पर उसके बाद में औषधियों को प्रभावकारी विष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बहुत ही अवांछनीय प्रभाव होते हैं। भेज दूंगा मैं स्लाइड। अब देखो बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट होगा हमारे पास में औषधियों का वर्गीकरण। अब औषधियों को कुछ वर्गीकरण किया गया है। यहां पर भेषज गुण होते हैं, औषधि के प्रभाव पर आधारित होता है, रासायनिक संरचना पर आधारित औषधि होती है। तो फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर चिकित्सकों के लिए उपयोगी होती है और यह विशेष उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। औषधि के प्रभाव पर आधारित यहां पर यह आपको याद रखना है, ये क्या होती है। लगभग समान संरचना वाली औषधियां जो होती हैं उनको भेषक, जो फार्माकोलॉजिकल होता है गुण, उस वैज्ञानिक क्रियाशीलता के लगभग समान होती है। ये तो सब याद रखने वाला पार्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं कि कौन सा याद रखना है आपको। एक तो ये एस्प्रिन की संरचना इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पैरासीटामोल और एस्प्रिन की संरचना याद रखना है आपको। एस्प्रिन तो पढ़ाया था ना मैंने, पैरासीटामोल की संरचना आपको याद रखना है। पैरासीटामोल की संरचना याद रखनी है। अब इसको याद रखने का तरीका देखो कि किस किस से बुखार आता है। बुखार को दूर करने की दवा, बुखार को दूर करने की, सॉरी बुखार आता है नहीं, बुखार को दूर करने की दवा अब कौन सी होती है? देखो, फीवर को दूर करने की दवा कौन सी है? तो यहां पर अब इसके बारे में बताया गया है कि फीवर को दूर करने की दवा कौन सी है। तो याद रखने का तरीका क्या है? देखो, एस्प्रिन, पैरासीटामोल और फिनाइसिटीन। तो यहां पर इसको याद रखने का तरीका यह है, आशा पे पास के मोल से ही फैशन का फीवर चढ़ा है। याद रख लोगे इसे? तो आशा पे मतलब क्या है? एस्प्रिन। पास का मोल का मतलब क्या है? पैरासीटामोल। फैशन, फिनाइलेसिटीन, तो ये फैशन हो गया। और लास्ट में ये फीवर, फीवर के लिए काम में लेते हैं।
ठीक है, ये ट्रिक है, ऐसे याद रखना है आपको। ये दैनिक जीवन में रसायन, अगर इसकी हम बात करें तो ये पीड़ाहारी दर्द निवारक होती है। दर्द को बिना, यहां पर ये दो तरह की होती है, एक तो नारकोटिक होती है, एक नॉन नारकोटिक होती है। हमारे देश के जवान जो आर्मी मैन होते हैं, वो जब युद्ध की स्थिति होती है तो वो जब चोट से ग्रसित हो जाते हैं, टेंगो चार्ली में देखा होगा आपने, वो नक्सली जब उसका पेट काट देते हैं एक आर्मी का, तो वहां पर एक इंजेक्शन लेकर के जाता है एक आर्मी वाला, है ना, तो उसको गोलियों से भून देते हैं वो, तो वो इंजेक्शन जो रहता है वो मॉर्फिन का रहता है। मॉर्फिन दर्द निवारक होता है, तेज दर्द होता है तो उसमें इसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। याद रखने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी नारकोटिक है और कौन सी नॉन नारकोटिक है। तो यहां पर देखो बेटा कैसे याद रखना है, ब्राउन शुगर और मॉर्फिन, ब्राउन शुगर, मॉर्फिन, कोडीन, ये और हीरोइन, ये क्या है, ये हमारे पास में नारकोटिक ड्रग है। अब इसमें क्या कैसे याद रखना है, ब्राउन शुगर माफिया को डॉन की हीरोइन पसंद है, ये याद रखना है आपको। तो ब्राउन शुगर हो गया, माफिया मतलब मॉर्फिन हो गया, कोडोन, कोडोन का मतलब कोडीन हो गया, हीरोइन का मतलब हीरोइन है, और ये हमारे पास में, ये इस तरह से ट्रिक याद रखना है। समझ गए ना। एस्प्रिन, पैरासीटामोल, अब इसको याद रखने का देखो, आशा, आशा पास के मोल से नोवेल और ब्रुश लाई। अब एस्प्रिन, पैरासीटामोल, नेवलजीन, आइबुप्रोफेन, ये क्या होता है, ये सारे के सारे नॉन नारकोटिक है। ठीक है, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट होगा हमारे पास में, आगे देखो एस्प्रिन की संरचना क्या होती है, ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा ही दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़ाहारी है, जल्दी से बताओ इसमें। नेवोल्जीन होगा ना पीड़ाहारी, नेवोल्जीन क्या है, पीड़ाहारी। दिल का दौरे पड़ने की संभावना को कौन घटाता है, तो ये एस्प्रिन दिल के दौरे पड़ने की संभावना को घटाता है, याद रखना है आपको। ये एस्प्रिन जो होता है, जब भी दिल का दौरा पड़े ना किसी को, तो वहां पर अगर वो तुरंत अगर एस्प्रिन की टेबलेट खा लेगा तो उसको आराम मिल जाता है। ठीक है, और ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, एस्प्रिन प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण की दर को बढ़ाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, परंतु दूसरा कारण गलत दिया हुआ है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ये रोगाणुरोधी होते हैं, ये रोगाणुनाशी होते हैं। तो अब यहां पर दो तरह के होंगे, ये ट्रिक देखो याद करने का, कैसे याद रखोगे इतने सारों को। तो यहां पर मैंने एक तरीका, यहां पर देखो क्या तरीका है इसका, इसको हम देखते हैं। ये सारे के सारे एंटीसेप्टिक है, साफ बात है इनकी डांट बहुत बुरी पड़ती है, फटाफट पहले नाप सही कर लो, नाप सही कर लो टाइल्स का। टाइल्स का मतलब क्या है, ये टाइल्स का साफ मतलब, यहां पर टाइल्स का मतलब क्या हो गया, टाइल्स का मतलब ये है कि यहां पर ये क्या है, टाइल्स का मतलब ये है कि ये डिसइंफेक्टेंट वाला कैटेगरी में आ जाएगा। कौन कौन आएगा डिसइंफेक्टेंट में, टाइल साफ करने के लिए किसको काम में लिया जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, रुको बेटा। एक्चुअल में क्या है कि स्लाइड इस तरीके की है ना, तो अब ठीक है ना, अब क्लियर है ना बेटा। बेटा पीडीएफ पर पेन नहीं चलता है, दिक्कत ये है। तो यहां पर देखो, साफ बात है इनकी डांट बहुत बुरी पड़ती है, फटाफट पहले नाप सही कर लो। तो लास्ट में जो है ना, ये नाप सही कर लो, ये लास्ट वाला, सोफ्रामाइसिन, बिथियोनल, I2, डिटोल, बोरिक एसिड, पेरोक्साइड, फ्यूरासिन, और यहां तक फ्यूरासिन तक, ये तो एंटीसेप्टिक है। और पहले नाप सही कर लो टाइल्स का, तो यहां पर ये जो है लास्ट वाला, पहले नाप सही कर लो, फिनोल, नेफ्थलीन, SO2, ये डिसइंफेक्टेंट है। तो टाइल्स का, यहां पर टाइल्स का मतलब टाइल्स साफ करने के काम में लिया जाता है इनको।
मतलब घर को साफ सफाई करने के लिए काम में लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट। अब इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चिली सॉल्ट पीटर आयोडीन का अच्छा स्रोत है, यह बिल्कुल गलत है। क्लोरोजाइनोल और ट्रिपिनोल का मिश्रण क्या कहलाता है? डिटोल कहलाता है। डिटोल कहलाता है। और डिटोल क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। डिटोल क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। बायोथिनल को साबुन में मिलाया जाता है। इस संयोजी कारक को क्या कहा जाता है? पुतिरोधी होता है बायोथिनल, अभी पढ़ा था हमने, साफ बात है ना। पुतिरोधी और विसंक्रमणकारियों का विनाश करते हैं, इसकी वृद्धि को रोकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोरिक अम्ल प्रबल पुतिरोधी होता है, बिल्कुल गलत है। बोरिक अम्ल जो होता है वो दुर्बल, और पेरोक्साइड जो होते हैं ये दुर्बल पुतिरोधी होते हैं। क्या होते हैं ये? दुर्बल पुतिरोधी होते हैं। तो डायरेक्ट याद रखना है आपको कि ये दुर्बल पुतिरोधी होगा। क्लोरोजाइलिनोल की संरचना कैसी होती है? ट्रपिनोल की संरचना कैसी होती है? बिथियोनोल की संरचना कैसी होती है? याद रखना है। प्रतिजैवक एंटीबायोटिक क्या होती है बेटा? तो एंटीबायोटिक का जो सबसे पहले बताया था, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था इन साइंटिस्ट को। सिफिलिस के इलाज के लिए ऑर्सेनिक पर आधारित संरचनाओं का निर्माण किया था, जिसे सेल्वरसन बनाई थी, और इसको नोबेल प्राइज मिला था। सेल्वरसन को बाद में वहां पर ये एस जो होता है एंटीमनी, यहां पर जो बनेगा, यहां पर एस डबल बॉन्ड एस, तो इसके साथ में डबल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन जैसा। तो बाद में एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर इसके आधार पर, फ्लेमिंग, और उन्होंने फिर यहां पर पेनिसिलिन का निर्माण किया। ठीक है, और सल्फा ड्रग्स भी इसके द्वारा बनाई गई फिर बाद में इसमें रिसर्च करके। प्रतिजैविक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक। ये सब याद करना है बेटा, याद रखना है, मैं बस इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। तो ये अभी मैंने बताई दिया आपको, ये रिपीट हो गया वापस पेज। तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन में पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन का निर्माण किया था। अब यहां पर अगर हम बात करें, अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एंटीबायोटिक के बारे में। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं बेटा, एंटीबायोटिक जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होंगे एंटीबायोटिक? दो तरह के। एक कौन सा होता है? जर्मिस्टेटिक, और दूसरा होता है जर्मिसिडल। दो तरह के एंटीबायोटिक होते हैं। अब जर्मिसिडल और ये हमारे पास में दो एंटीबायोटिक होंगे, जैसे टेट्रासाइक्लिन और ट्रिप्टोमाइसिन और क्लोरोमफेनिकोल। जैसे यार तेरी साइकिल स्टार्टिंग में तो चैंपियन थी, पर बाद में कमीनों ने ऑफ कर दिया लॉक। अब देखो कैसे याद रखना है, ये दोनों मिक्स हो गए इसमें। तो यहां पर पहले वाली देखो कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमफेनिकोल। यहां तक ये तो होते हैं हमारे पास में बैक्टीरियो कौन सा? जीवाणुरोधी। कौन से होते हैं ये? जीवाणुरोधी। तो जीवाणुरोधी 3 है आगे के। उसके बाद वाले जो 3 है वो होते हैं जीवाणुनाशी। अब देखो, हाँ बिल्कुल। अब देखो तो यहां पर अब इसको याद कैसे रखें? तेरी साइकिल, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन, ट्रिप्टोमाइसिन और क्लोरोमफेनिकोल, और इसी तरह से पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और ऑफ्लोक्सासिन। ऑफ कर दिया लॉक, ये याद रखना है। ठीक है ना बेटा? तो ये आपको याद रखने वाली पार्ट है, ये रटना पड़ेगा। ट्रिक मैंने बताई दी है रटने की कि कैसे याद रखना है। इसको समझने वाला पार्ट तो है नहीं इसमें। अब यहां पर देखो विस्तृत, यहां पर हम स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे। विस्तृत स्पेक्ट्रा। अब ये जो स्पेक्ट्रा होता है, विस्तृत स्पेक्ट्रा, ये किस काम में लिया जाता है? तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए काम में लेते हैं इसको। ऑफ्लोक्सासिन, एम्पिसिलिन, जितने भी सिलीन है, केवल पेनिसिलिन को छोड़कर। कैसे याद रखना है? जितने भी सिलीन हैं पेनिसिलिन को छोड़कर, वो सारे के सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में।
पेनिसिलिन को छोड़कर। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम है, जबकि बाकी एमोक्सिलिन जो होता है, एमोक्सिलिन है, और कौन कौन से नाम आ रहे हैं देखो, एम्पीसिलिन है, ऑफ्लोक्सासिन है, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रा होते हैं। तो ये पेनिसिलिन का ही रूपांतरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण प्रतिजैविक है? 2019 में पूछा गया था। कौन सा? पेनिसिलिन। कौन सा सही क्रम नहीं है? कौन सा सही क्रम नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब सेरोटोनिन एक शामक रोधी है, सही है ये। नेवस्टोल प्रतिजनन औषधि है, बिल्कुल सही है ये भी। क्लोरोमफेनिकोल संकीर्ण प्रभावी प्रतिजैवी औषधि है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट है। तो थर्ड वाला आंसर आएगा इसमें। एमोक्सिलिन क्या है? पेनिसिलिन को छोड़कर के जितने भी सिलीन रहेंगे, जितने भी सिलीन रहेंगे वो सब क्या होंगे? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी। तो यहां पर ये बात सही है। और पेनिसिलिन का रूपांतरण भी होते हैं ये भी बिल्कुल बात क्लियर है, अभी बोला था मैंने। क्लोरोमफेनिकोल, निम्न में से कौन सा कथन सही है इसके लिए? तो यहां पर आपको ये क्लोरोमफेनिकोल के लिए याद रखना है कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। क्लोरोमफेनिकोल जो होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए काम में लेते हैं इसको। ये स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, यह जीवाणुनाशी नहीं है। क्लोरोमफेनिकोल क्या होता है? जीवाणुनाशी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ये जीवाणुनाशी नहीं है, ये जीवाणु रोधक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, मॉड्यूल में दिया हुआ है प्रश्न ये। प्रति अम्ल, अब यहां पर एंटा एसिड की बात करेंगे। याद रखने का तरीका देखो, ओ मुझको रात दिन एल्कोहल पिलाओ। ओ मतलब ओमीपेराजोल, टेबलेट खाते हैं ना जब बुखार, जब पेट में गड़बड़ हो जाती है, फूड पॉइजन हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो यहां पर ये काम में लेते हैं। रात दिन का मतलब रेनिटिडीन। एल्कोहल में ये फॉर्मूले याद रखना है आपको। एल्कोहल में मतलब एल और OH का होल थ्राइज, ये ट्रिक याद रखना है बेटा। इसी प्रकार से सिमिटिडीन एक प्रति अम्ल है। सिमिटिडीन हिस्टामिन के प्रभाव को नष्ट करता है। हिस्टामिन आमाशय को पेनिसिलिन और HCl के उद्दीपित करता है, और आजकल रेनिटिडीन को प्रयुक्त किया जाता है। आजकल तो रेनिटिडीन लेते हैं, पहले सिमिटिडीन लेते थे। तो इसका आंसर थर्ड आएगा। इसमें कथन तो सत्य है परंतु कारण गलत है, याद रखना है बेटा ये भी। एंटीहिस्टामिन क्या होते हैं? ये शक्तिशाली वाहिका विस्कारक होते हैं, और ये श्वास नली और आहार नली की चिकनी मांसपेशियों को संकुचित करते हैं, संकुचन में काम में आते हैं ये। एलर्जी से भी हमें बचाते हैं ये। मतलब एलर्जी जब हो जाती है तो उसमें भी वहां पर इसको एलर्जी हो जाती है, तो वहां पर एंटीहिस्टामिन यूज में लेते हैं। याद रखने का तरीका देखो, सिनेमा में कितने रात दिन, ये याद रखना है। तो यहां पर ये इस ट्रिक को याद रखना है आपको। नेक्स्ट होगा ट्रेकुलाइजर। ट्रेकुलाइजर याद रखने की ट्रिक क्या है? देखो बेटा, बेबी लूमिया सेकंड छोड़ दो वरना डांटेंगे पापा, ठीक है ना? ये ट्रिक है याद रखने की। बाकी ये जो मैं बता रहा हूं ट्रिक वो जरूर याद रख लेना। इसी तरह से अवसाद होता है एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट मूड एलिवेटर होते हैं ये। जब अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं तो इन टेबलेट को खाया जाता है। पेप्सी कोक पीने से मरने का आइडिया छोड़ के विक्ट्री का मूड बनता है। याद रखना है बेटा इस तरह से। ये पेप्सी का मतलब क्या है? फिनाल्जीन। कोक का मतलब क्या है? कोकीन। और आइप्रोनिजिड का मतलब क्या होता है? आइडिया से इसका नंबर आ रहा है। तो यहां पर ये याद रखने की ट्रिक है, इसके आधार पर आप याद रखोगे। प्रजनन क्षमता, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती है? एस्ट्रोजन और एंड्रोजन के व्युत्पन्न का मिश्रण होती है ये। जो अंडे निकलते हैं उसको ये निरोधित करता है। तो यहां पर होगा हमारे पास में इथिड्रोन संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन और नोवेस्ट्रोल संश्लेषित एस्ट्रोजन। ये होता है नो बेबी। ये याद रखना है आपको, मतलब बेबी नहीं होगा इससे अगर ये टेबलेट यूज किया तो।
अब इसी तरह से सल्फा ड्रग्स कौन सी होती है? ये ड्रग का नाम है सल्फेनिलमाइड। तो सल्फेनिलमाइड जो त्वचा रोग होते हैं उसमें इसको काम में लिया जाता है। मलेरिया, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं क्लियर करते कि मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। प्राइम मिनिस्टर का मतलब यहां पर प्रेमाक्विन और क्विनिन ये होता है क्लियर करते कि। तो क्लियर करने का मतलब क्या हो गया? एंटी, यहां पर ये हो जाएगा क्लोरोक्विन, क्लियर, एंटी मलेरियल। मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, एंटी मलेरियल ये दवा होती है। तो यहां पर ये इस तरह से याद रखना है। एंटी एलर्जिक कौन सी होती है? ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्लोरोमफिनाइलएमीन होती है। प्रति कैंसर कौन सी होती है? डेजिरीन होती है। ये कैंसर को रोकने का काम करती है दवा। तो दवाओं के नाम है बेटा, ये रटना ही पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है इसका। अब बात आती है फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में। कौन से ऐसे होंगे जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं? तो आपको फूड क्या करा जाता है? परोसा जाता है ना। फूड को क्या करते हैं? परोसते हैं। तो परोसो मतलब प्रोपेनोइक एसिड, और सो मतलब सोडियम बेंजोएट और सोर्बिक अम्ल। अरे ये ट्रिक समझ में आ गया? नमक, चीनी, वनस्पति तेल, ये क्या करते हैं? जो भी हम खाना बनाते हैं उसको सड़ने से बचाते हैं। ये अचार होता है, अचार में नमक डालते हैं, अचार में वनस्पति तेल डाला जाता है, सरसों का तेल, ताकि वो खराब नहीं होता, लॉन्ग टाइम तक रहता है। इसी प्रकार से सोडियम बेंजोएट, सोर्बिक और प्रोपेनोइक। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? परोसो, फूड को क्या किया जाता है? परोसा जाता है ना। तो परोसो मतलब परोसना। तो परोसने का मतलब क्या हो गया? परोसने का मतलब यहां पर हो गया कि यहां पर परोसो, पीआर का मतलब क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। और इसी तरह से सो का मतलब क्या है? सोर्बिक एसिड और सोडियम बेंजोएट, ये यहां पर यूज में लेते हैं। ठीक है ना? अरे समझे कि नहीं? परोसो याद रखना, परोसो याद रखोगे तो बिल्कुल आसानी से ये ट्रिक याद हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं? नाम याद रखना है इसमें। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कृत्रिम मधुर कर्मक कौन से होते हैं? शर्करा की मात्रा को बढ़ाने वाले। अब यहां पर देखो ये कैसे याद रखना है। कौन शर्करा की मात्रा को बढ़ाएगा? एलिटेम, ऑल टाइम सबसे ज्यादा, ऑल टाइम सबसे ज्यादा, एलिटेम सबसे ज्यादा, कितना? 2000 गुना शर्करा से ज्यादा मीठा होता है ये। सुक्रेलोज खाना पकाने में के ताप पर स्थायी होता है ये। सेकेरिन भी ये बहुत ज्यादा मीठा होता है ये शर्करा से, सेकेरिन। लेकिन इनके मुकाबले में बाकी जो भी यहाँ पर कृत्रिम मधुरक है, शुगर है, जो आर्टिफिशियल शुगर है, इनमें सबसे ज्यादा बढ़िया जो है ना तीनों, इन चारों में से, वो सेक्रीन है। सेक्रीन को मधुमेह वाला रोगी भी ले सकता है, क्योंकि सेक्रीन मधुमेह वाला रोगी भी इसको ले सकता है। एस्पार्टेम सर्वाधिक सफल और व्यापक उपयोगी, परंतु खाना बनाने के ताप पर अस्थायी होता है। ठीक है ना? तो खाना बनाने वाले तापमान पर ये क्या होता है? अस्थायी हो जाता है, जबकि ये खाना पकाने वाले तापमान पर स्थायी होता है। अब आगे देखिए बेटा, इसी तरह से नेक्स्ट देखो, यहां पर कृत्रिम मधुरक कौन सा ठंडे में काम में लिया जाता है? तो ठंडे में नाम जिसका आइसक्रीम जैसा स्टार्ट होगा, आइसक्रीम, एस्पार्टेम, आइस आ रहा है ना, तो एस्पार्टेम आ गया। बाकी इसमें आइसक्रीम से याद रखना, तो एस्पार्टेम। ठीक है? एस्पार्टेम जो होता है वो होता है हमारे पास में कृत्रिम मधुरक। समझ गए बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में समान गुण दर्शाते हैं, परंतु इनमें से कौन सा गुण एक के द्वारा दर्शाया जाता है, दूसरे के द्वारा नहीं? तो यहां पर ये याद रखना है, खाद्य परीक्षक की भांति प्रयुक्त होता है ये। शोधन की क्रिया, अब अगर हम साबुन की बात करें तो यहां पर इसकी ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, इसका NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बर्तन धोने के साबुन बनता है, और शैम्पू, शेविंग क्रीम के काम में आता है ये। कठोर साबुन और मृदु साबुन, इसके अलावा पारदर्शी साबुन, औषधि साबुन, अलग अलग तरीके के साबुन होते हैं।
तो यहाँ पर साबुन में क्या डालते हैं, औषधि साबुन में रेजिन गोंड डालते हैं, ग्लिसरॉल ऐड करते हैं। जो प्रसाद साबुन होता है, प्रसादन साबुन होता है, प्रसादन साबुन में अच्छा तेल डाला जाता है KOH के साथ में। कठोर साबुन जो होता है उसमें सस्ते तेल डाले जाते हैं। वो देखा होगा आपने, बट्टा आता है एक बड़ा सा साबुन का, वो कठोर साबुन होता है वो। और नहाने का जो साबुन होता है ना, वो औषधि साबुन, वो होता है हमारे नहाने का साबुन। बर्तन धोने का अलग होगा, उसमें धात्विक साबुन होता है बर्तन धोने वाला। वसा अम्लों के कैल्शियम लवण साबुन के भांति व्यवहार करते हैं। बिल्कुल गलत है ये, कैल्शियम लवण साबुन की भांति व्यवहार करते हैं, गलत है ये। तो कठोर जल जो होता है, ये देखो बेटा, कठोर जल झाग नहीं देता, और झाग नहीं देता तो ये अविलय होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये जल में विलय है, नहीं, ये अविलय होता है जल में। ठीक है ना। इसी आधार पर अब नेक्स्ट होगा हमारे पास में ऋणायन। अब इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है डिटर्जेंट को, ऋणायन धनायन। याद कैसे रखेंगे, देखो, सोडियम अल्काइल सल्फेट और सोडियम अल्काइल अराइल सल्फेट। तो याद रखने की ट्रिक देखो बेटा, अधिकतर घरों में सास हो या सास अपनी बहुओं के बारे में नेगेटिव सोचती है, अपनी बहुओं के बारे में नेगेटिव सोचती है। एक प्रश्न आएगा इससे, ट्रिक जरूर याद रख के जाना, उससे आएंगे प्रश्न। तो क्या याद रखना है, सास हो या सास अपनी बहू के बारे में नेगेटिव सोचती है। अब यहां पर ये ट्रिक बनाया अपन ने, तो यहां पर देखो सास कौन है, सोडियम अल्काइल सल्फेट, और सोडियम अल्काइल अराइल सल्फेट क्या है, सास। अरे समझ गए ना। तो ये नेगेटिव, ये कौन सा हो जाएगा बेटा, अब देखो, तो यहां पर ये होगा हमारे पास में, कौन सा है ये डिटर्जेंट, ऋणायनिक डिटर्जेंट। कौन सा है ये, ऋणायनिक डिटर्जेंट है। कौन सा है, ऋणायनिक डिटर्जेंट। ये याद रखने की ट्रिक है बेटा, तो ट्रिक से आप इसको याद रखोगे। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स याद रखें आप इसमें। अब इसी तरह से देखो, दूसरा है हमारे पास में धनायनिक अपमार्जक। अब धनायनिक अपमार्जक को याद रखने का तरीका क्या है, सीटी में माँ बाप का होना पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। सीटी मतलब सीटी, नाम क्या है इसका, देखो, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, काफी बड़ा नाम है ना, तो MAB, तो यहां पर नाम हो गया, देखो, सिटाइल, सिटाइल। अब देखो, तो यहां पर देखिए, यहां पर सीटी, सीटी में माँ बाप, तो यहां पर माँ बाप का मतलब क्या हो गया, MA, तो यहां पर मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो यहां पर इस तरह से याद रखना है आपको। ये टाइप कौन सा हो गया, अभी ये देखो पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो टाइप कौन सा हो गया, पॉजिटिव। तो ये याद हो गया ना बेटा, जहां पर भी सिटाइल ट्राइमिनाइल, तो बस आइडिया होना चाहिए आपको, ऑप्शन में मिल जाएगा ये तुरंत। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, बताइए कौन सा धनात्मक अपमार्जक है, उसमें नाम दिया जाएगा, तो याद रखने का ट्रिक मैंने बता दिया आपको, इस तरह से याद रख सकते हो। एनाइनिक की याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टायरेट। क्या काम आता है ये, बर्तन धोने के काम में आता है, उदासीन अपमार्जक बर्तन धोने के काम में आता है। और यहां पर कैसे याद रखना है, पागल इंजीनियर गल के साथ बर्तन धोता है, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, है ना, ट्रिक है ये। तो यहां पर देखिए, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, यहां पर ग्लाइकोल, तो यहां पर पॉलीइथाइलिन, ये हो गया हमारे पास में ग्लाइकोल के साथ, मतलब स्टार्ट, यहां पर स्टेरिक अम्ल लेते हैं, स्टेरिक अम्ल लेते हैं ना, और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इससे ही इसका निर्माण होता है। तो यूज क्या होता है इसका, बर्तन धोने में। अच्छा, आप बर्तन नहीं धोते हो, कोई बात नहीं। अब देखिए बेटा, अब यहां पर दैनिक जीवन में रसायन में कुछ और बात यहां पर याद रखना है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं, यह भी आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा। कम सांद्रता पर अपमार्जक सामान्य विद्युत अपघटन की भांति कार्य करते हैं, परंतु उच्च सांद्रता पर ये अपमार्जक अणुओं का समूह बनाते हैं। ये डायरेक्ट याद रखने वाली बात है बेटा। CMC क्या होता है, ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, सरफेस में CMC क्रांतिक मिथेली सांद्रता पढ़ा है ना। तो अपमार्जक की वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर मिशेल निर्माण प्रारंभ हो जाता है, वो कहलाता है CMC। ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है।
सीएमसी का निर्माण विलयन की चालकता को घटा देता है। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास में था बेटा ये लास्ट पॉइंट जो मैंने आज, हमारी पूरी क्लास खत्म हो चुकी है। जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको मन लगा करके ईमानदारी के साथ में आप पढ़ाई करिए। बस मेरा यही आपसे एक विनती है कि ढंग से आप पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आप मुझे भेज दो, मैं उनके हर संभव प्रयास करूंगा। बिल्कुल, अब फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी, आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे नंबर है ना सबके पास। इस पर तो लिख नहीं सकते बेटा, ये पीडीएफ फाइल है। बिल्कुल कल वाली भी भेज दूंगा बेटा मैं, नो टेंशन, भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। बिल्कुल आज से भेज देंगे। अच्छा, बस ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, घर पे भी आप बस एक ही सपना देखो अभी कि मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेडिकल कॉलेज में मुझे पहुंचना है। और उसके लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत करना है, पूरी ईमानदारी के साथ में जितना हो सकता है उतना अथक प्रयास करिए। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करते चलो, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाए, बिल्कुल बना लो बेटा, बिल्कुल ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये बिल्कुल गलत आपकी धारणा है। मैक्सिमम सिलेक्शन जो कोटा से होते हैं उसमें एंथ्यूज के बच्चे जो 12th पास करके, 12th पास यहीं पर 11th और 12th पढ़ते हैं, उनके सिलेक्शन एक बार में हो जाता है ना। तो आपने ये धारणा क्यों बना रखी है योगेश कि एक बार में सिलेक्शन नहीं होता? ये तो अपने दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दो, इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि आपका एक बार में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत करना है, बस मेहनत करना ही आपका मेन मकसद होना चाहिए। फालतू की नेगेटिव चीजें जो आपको लग रही है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एक बार में सिलेक्शन नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ में घर पर आप पूरा ईमानदारी के साथ में पढ़ो। अभी 3-4 महीने एग्जाम के जो बचे हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बाकी सब्जेक्ट का बराबर रिवाइज करिए। उसके मॉड्यूल के अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो एलएन से मटेरियल मिला है उसको ही बार बार सोल्व करिए। रिवीजन का टाइम आपका सिलेबस जब अभी थोड़े दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा, फेब या मार्च में, तो फिर आपके पास में रिवीजन का जो टाइम होगा उसमें आपको अभी क्या करना है, आपको बेटा अपने टाइम में से कुछ, मतलब जैसे आपके पास में पूरा जो टाइम है 100%, उसमें 25 या 30% टाइम जो है वो रिवीजन के लिए केवल इतना रखिए। और उसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको डिसाइड करना है डेली, और उनको ही आपको फिर रिवाइज करते हुए चलना है। GOC2 का तो मैंने एक बहुत ही बढ़िया फंडा आपको बता रखा है कि आपको डेली 20 मिनट GOC2 रिवाइज करना है डेली। बस डेली एक बात आप याद रखें, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करिए। क्वेश्चन जो समझ में नहीं आते हैं वो टीचर से आप पूछिए। डाउट्स आपके जो भी होते हैं वो डाउट्स भी आप क्लियर, हाँ वो डाउट मॉड्यूल में पूरा कर लिया, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या लिखा है बेटा आपने? सर मॉड्यूल पूरा कर ले। बिल्कुल, आप मॉड्यूल को तो सोल्व करना ही है। GOC2 में जितनी रिएक्शन मैंने यहां पर लिखाई है वो सारी रिएक्शंस आपको ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा क्यों करेगी बेटा संचिता? 2 साल पढ़ के एग्जाम क्यों देगी? 1 साल में ही लेना है ना सिलेक्शन। तो आपकी एज कम है क्या? एज कम है क्या संचिता आपकी? नहीं, तो फिर ऐसा क्यों सोच रही है बेटा कि मैं 2 साल पढ़ूंगी फिर एग्जाम दूंगी? बिल्कुल अपने दिमाग से इन चीजों को निकाल ही दो आप। पहले तो आप पॉजिटिव सोच बनाओ अपनी, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए बेटा, है ना। अभी किसी के बोलने से 2-3 दिन पढ़ाई कर लोगे आप, फिर उसके बाद में वापस वही होगा। सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको केवल अभी से अपना एटीट्यूड डॉक्टर जैसा बनाओ, उसके अपने दिमाग में बिल्कुल कि आपको 2022 में डॉक्टर बनना है,
एक मसीहा बनना है जो लोगों के लिए हर टाइम तैयार रहता है, इस तरह का इंसान आपको बनना है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ। अभी देखा होगा आपने कोरोना में सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट की हेल्प की, उनके घर वालों से भी ज्यादा वो आप जैसे जो भावी डॉक्टर आप बनेंगे, ठीक है ना, आप जैसे डॉक्टर्स जो आप आगे बनने वाले हैं, बस केवल ईमानदारी से पढ़ाई करो, फालतू की बिल्कुल अपना एटीट्यूड बिल्कुल डॉक्टर जैसा रखो, आराम से पढ़ाई करो, पूरा मेहनत करो, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो मेहनती होता है, आलसी कभी डॉक्टर नहीं होता है ना। 8-8 घंटे तक ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। आप में से कोई बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे आगे जाकर के, ब्रेन स्पेशलिस्ट बनेगा, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगा, ठीक है। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और आप सबसे मैं लास्ट विदा लेता हूं। ओके बेटा, आप सब भी अपना ख्याल रखिए। हाँ, आज मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, बाकी सभी सब्जेक्ट में आप पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करिए। ऑर्गेनिक में जो भी डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, या फिर LN+ ऐप पर। मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो भी प्रश्न है उन सबका वीडियो सॉल्यूशन आपके पास में है। तो वीडियो सॉल्यूशन में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप उस प्रश्न को, जो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, अगर वीडियो सॉल्यूशन में दिया हुआ है तो उसमें से कर ले, अगर नहीं आ रहा है फिर भी समझ में, तो आप मुझे भेज दें, मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक आप सबको, और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहे। ओके।